साथियों, आप सभी का अपनी इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ज्ञात है कि रीट का जो सिलेबस है उसमें अपने एक नया टॉपिक जुड़ा है, वो है अपने शिक्षा में नवाचार। अपन ले सकते हैं शैक्षिक जो परिदृश्य है उसके हिसाब से एक नया टॉपिक जुड़ा है, उसकी आज अपन बात करने जा रहे हैं। शॉर्ट में नोट्स पैटर्न में आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार जो है कौन कौन से टॉपिक आपके जुड़े हैं। रीट जो सिलेबस आया था अपने, उसमें अपने जुड़ा था शैक्षिक परिदृश्य नाम से। उसमें जो पहला टॉपिक आपके जो आज अपन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं शिक्षा में क्या नवाचार हुए हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं शिक्षा में नवाचार के रूप में गवर्नमेंट द्वारा आपके विद्यालयों में की जाती है, कौन कौन सी चीजें जो है अपने छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, छात्रों को एक्टिविटी ज्यादा करवाने के लिए आप मान सकते हो। हर चीज में शिक्षक और छात्रों के मध्य समन्वय बैठाने के लिए जो है अलग अलग पैटर्न गवर्नमेंट द्वारा लाए जा रहे हैं, उनको अपन आज जो है इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है पहला टॉपिक आज जो अपने द्वारा लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है SIQE, शिक्षण अधिगम के नवाचारों में सबसे पहला अपन बिंदु ले रहे हैं SIQE। उसको अपन देखेंगे किस प्रकार जो है SIQE को अपन पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीजें SIQE में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको ही अपन देखते हुए चल रहे हैं। लगभग हर जो चीज है कवर करने की यहाँ से कोशिश की गई है, फिर भी अगर कुछ रहता है तो आपको जरूर हम एक्स्ट्रा बता देंगे। बाकी लगभग जो चीजें हैं हो सकता है थोड़ा सा कम दिखे, लेकिन थोड़ा सा आपको वो करना होगा, बाकी सब चीजें आराम से आपको दिख जाएगी। आज अपन पहला बिंदु लेते हैं SIQE। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। स्माइल आपके दिया गया है, आपके जो है दीक्षा ऐप का बताया गया है आपको, उसका भी मैं आगे बताऊंगा कि दीक्षा ऐप और दीक्षा पोर्टल ये क्या फर्क इनमें होता है, ये सभी चीजें अलग अलग होती है, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक अपन पहला ले रहे हैं SIQE। क्या ले रहे हैं? SIQE। कि SIQE है क्या, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले अपन देखेंगे कि SIQE की फुल फॉर्म जो है क्या होती है। तो इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। इसमें होती है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि आपको पूछी जा सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लेना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बारे में अगर देखें कि ये है क्या, तो एक समन्वित कार्यक्रम है, मतलब 2 से 3 चीजों को मिला के जो है इस SIQE के बारे में समझाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। आपके स्कूलों में ये जो है पैटर्न लागू किया जाता है कि SIQE जो है स्कूलों में मुख्यतः लागू किया जाता है, क्योंकि आप जो है भावी मास्टर बनने वाले हो और मास्टरों को जो ये चीजें सिखाई जाती है, इसलिए आपके सिलेबस में ये चीज आपके डाली गई है। तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक समन्वित कार्यक्रम होता है जिसमें 3 चीजें शामिल है आपके। CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये आपके इसमें है। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण जो है इसमें आपके शामिल किया गया है। और CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी जो है आपके बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें जो है शामिल आपके किया गया है। तो आपको आराम से देखते हुए समझते हुए चलना है कि ये 3 चीजें आपके यहाँ पे दी हुई है कि समन्वित कार्यक्रम जो है SIQE कौन कौन सी आ रही है। CCE आ रही है, ABL आ रही है और CCP आ रही है। तीनों का मतलब आप समझ लेना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE इसमें शामिल है, आपके ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसमें शामिल है और CCP बाल केंद्रित शिक्षा इसमें आपकी शामिल है। जिनको अपन सबसे पहले अगर समझेंगे तो अपन समझेंगे CCE को, कि CCE जो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है इसमें आपके होता क्या है। आप आराम से क्लास को पढ़ते हुए जाना, समझते हुए चलना। अगर नोट्स बना सको तो नोट्स बना लेना, बाकी आपको PDF जो है प्रोवाइड हो जाएगी। थोड़ा सा समझते हुए चलना। आप सबसे पहले जो अपना बिंदु है वो है CCE आपके क्या होता है, आपके ये अपने को समझना है। तो CCE की फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी अगर हिंदी में देखें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है
कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, सतत एवं व्यापक आपके मूल्यांकन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आप इसमें इंग्लिश में भी इसको देख सकते हो। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये चालू कहाँ से हुई है, कब हुई है। अगर शुरुआत की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र में चालू हुई थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य में अगर SIQ की बात कर रहे हैं तो अपने को CCE को समझना जरूरी है। तो आप आराम से देखते हुए चलना। ठीक है, आपने देखती सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2010-11 में सर्वप्रथम हुआ था। कब हुआ था? 2010-11 में इसका जो है प्रारंभ आपके हुआ था। किस रूप में? एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है आपके इसका प्रारंभ आपके हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रारंभ आपके हुआ था। किसका? CCE का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो प्रारंभ था 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रारंभ जो है कर दिया गया था। और कौन कौन से क्षेत्र में किया गया था अगर आपसे ये पूछे तो आपके जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है उसमें लगभग 60 स्कूलों में, जयपुर और अलवर का जो क्षेत्र है इसमें लगभग 60 स्कूलों में, जिसमें 20 स्कूलें तो इसमें शहरी शामिल की गई है और आपके 40 स्कूलें जो है ग्रामीण जो स्कूलें होती हैं उनको यहाँ पे शामिल आपके किया गया है। ठीक है, ये अपने CCE के बारे में जानकारी है। 2015-16 से जो है इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि संपूर्ण राजस्थान में आपके लिए CCE जो है कब लागू किया गया था। तो 2015-16 का जो सत्र था उसमें आपके ये जो CCE है वो संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये जानकारी है CCE की शुरुआती, जो कि आपके आधार के रूप में काम आ सकती है कि CCE को जो है आपके 10-11 में स्टार्ट किया गया था। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। जयपुर और अलवर की लगभग 60 स्कूलों में इसको चालू किया गया था। इसमें क्या एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब बच्चे का एक प्रौढ़ व्यवहार आप मान सकते हो, जैसे महात्मा गांधी जी ने दिया था एक सतत व्यापक, एक मतलब उसका पूरा जो है विकास होना चाहिए, अंशों के रूप में विकास ना हो, ये चीज इसमें कही गई है कि आपके बच्चे का ना हर क्षेत्र में मतलब संपूर्ण ऐसा क्षेत्र घेर लेगा बच्चा जिसमें उसका विकास जो है प्रौढ़ तरीके से हो पाएगा। ठीक है, 2015-16 में इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू आपके लिए कर दिया गया है। सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, ये इसका टैग है। जो सरकार का जो टैग है क्या कि सभी बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं और सभी शिक्षक उन बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ये है टैग की जो टैग लाइन होती है आपके, जो आधार वाक्य अपन इसमें मान सकते हैं कि सभी बच्चे तो सीख सकते हैं और सभी शिक्षक उनको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये इसकी है अपने आधार वाक्य। ठीक है, इसका ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हो सकती है फैक्चुअल जो आपकी पूछी जा सकती है उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। ठीक है भाई, ये कौन सी कक्षाओं के लिए लागू किया गया था? तो आपके 1 से लेके 5वीं जो क्लास है उन क्लासों के लिए, 1 से लेके 5वीं कक्षा जो होती है वहां तक इसको लागू आपके लिए किया गया था। तो इसको समझते हुए चलना, 1ली से 5वीं क्लास तक ये लागू किया गया है। CCE जो है 10-11 में आया था, 2015-16 में इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। आया कहाँ था? तो जयपुर और अलवर की लगभग 60 स्कूलों में इसको लागू किया गया था, जिसमें 20 जो है शहरी और बाकी 40 जो है ग्रामीण स्कूलें आपकी शामिल थी। 1 से 5वीं तक की कक्षाएं इसमें शामिल है और हर बच्चा सीख सकता है और हर शिक्षक जो है सिखा सकता है, ये इसकी टैग लाइन ली गई थी। बिल्कुल याद हो गया होगा। कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी जो बच्चे हैं इसमें शामिल है, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय आपके शामिल किए गए हैं जो कि आपके 5वीं क्लास तक के होते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं जो कि आपके 8वीं तक के होते हैं, जिनमें 1 से 5वीं तक की कक्षाएं होती है, उनको इसमें शामिल किया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय इसमें लिए गए हैं, जिसमें 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें भी आपके 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल आपके किया गया है। सभी स्कूलों के 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको इस क्षेत्र में या आपके CCE में शामिल किया गया है। ठीक है, क्यों को अपन ने देख लिया कि SIQ क्या क्या होता है। तो अब देखते हैं अपन SIQ को जब लागू करते हैं ना स्कूलों में या अपने बच्चों के पास में जब लागू करते हैं SIQ को, CCF को, तो कौन कौन से जो क्षेत्र है अपने काम में आते हैं, कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो आपके काम में आती, वो अपने को देखना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो संस्था अपन देख रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। कौन है? परिषद। तो परिषद क्या कार्य करती है? अपने कार्यक्रम का रूपरेखा जो होती है उसको बनाती है।
परिषद क्या काम करती है, तो कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम का अगर आयोजन करना हो तो उसकी जो रूपरेखा बनाना होता है वो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाई जाती है। याद कर लेना इसको, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, दूसरा जो क्षेत्र है, दूसरी जो संस्थान है वो है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, जो क्या करती है, जो कार्यक्रम अपन ने निर्धारित किए हैं उनका संचालन करती है। क्या करती है ये? उनका संचालन करती है। और तीसरी जो संस्था है RSCERT, जो क्या करती है, अपने अकादमिक जो कार्य होते हैं, एकेडमिक जो कार्य होते हैं उनका संचालन कौन करती है, तो करती है RSCERT। ठीक है मेरे भाइयों। चौथा जो है यूनिसेफ, वह बौद्ध शिक्षा समिति, इसका क्या काम होता है, तो टेक्निकल जो वर्क होता है, टेक्निकल जो संबंधित जो कार्य होते हैं वो करती है अपने बौद्ध शिक्षा समिति। तो चार चीजें हैं, चार संस्थाएं हैं अपने, जो कि आपके किससे संबंधित है, तो SIQ को लागू करने से संबंधित ये संस्थाएं आपके है। ठीक है, कौन कौन सी है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, निदेशालय, RSCERT और यूनिसेफ बौद्ध शिक्षा समिति, और चारों के कार्य मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो अगली जो बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तथ्य है आपके लिए। रीट से संबंधित या फेस्टिगेट से संबंधित कोई भी देख रहा हो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि जो CCF होता है उसमें आकलन और मूल्यांकन कितने चरणों में किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, ये यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो आकलन और मूल्यांकन जो है कितने भागों में किया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने टर्म में किया जाता है, तो पहले इसके बताया करते थे कि 4 भाग है, लेकिन सही आपका अगर करना है तो 3 भाग आपको बताने होंगे। कितने? कि 3 इसके क्या है, टर्म है, या 3 इसमें भागों में इसका आयोजन आपके होता है। ठीक है, पहला टर्म क्या है, अलग अलग टर्मों को समझते हैं, आप ध्यान देके आराम से पढ़ते हुए चलना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा कोई बड़ा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, लास्ट 15 से 20 मिनट का है जो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बता रहा हूँ, समझते हुए चलना। अब जो है टर्म फेस्ट की अपन बात करें, पहले भाग की बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपके समेटिव असेसमेंट। क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव RRN, फॉर्मेटिव से आप याद करो रचनात्मक मूल्यांकन। क्या याद करना है? रचनात्मक मूल्यांकन। और समेटिव मतलब एक जगह समेटना, समेटिव मतलब समेटना, समेटना का मतलब याद रखो योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, एक होता है आपके रचनात्मक मूल्यांकन। तो अब देखो क्या है, ये है क्या, क्या कहना चाहते हैं आपको रचनात्मक मूल्यांकन, ये कहना क्या चाहते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, टर्म फर्स्ट जो है उसमें 2 तो होते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड। ठीक है, उनसे मिलके एक बना होता है समेटिव असेसमेंट, उनके मिल से क्या बना होता है आपके समेटिव असेसमेंट। ठीक है, योगात्मक आकलन एक बना हुआ होता है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। अब इस पहले भाग में आपके कितना पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है, तो 45% जो पाठ्यक्रम होता है वो आपके टर्म फेस्ट में शामिल कर लिया जाता है। बाकी इसका आयोजन कब किया जाता है, तो सितंबर, अभी की वर्तमान की बातें मैं कर रहा हूं, तो सितंबर 2022 में इसका किया जाना था, जो अब किया जाएगा 2022 में। अक्टूबर आ गया लेकिन सितंबर में किया जाना था, अक्टूबर आ गया, अब किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है आयोजन टर्म फेस्ट का कब किया जाता है, तो सितंबर या अक्टूबर माह है 2022 में इसका आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम 45% इसमें शामिल किया जाता है। 2 होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, टर्म फेस्ट की बात हो रही है, 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आता है समेटिव असेसमेंट। दूसरी अगर अगली बात करें तो टर्म सेकंड की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को अपन शामिल करते हैं, उसके साथ में अपन शामिल करेंगे समेटिव असेसमेंट 2 को। ठीक है, वो समेटिव असेसमेंट 2 को, और इसमें पाठ्यक्रम कितना शामिल कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 40%। कितना कर रहे हैं भाई? 40%। और इसका आयोजन कब होता है टर्म 2 का, तो जनवरी 2023 में। कब होगा? जनवरी 2023 में। तो याद कर ले, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पूछी जा सकती है, जो मैं यहाँ पे फैक्चुअल रूप में आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं टर्म थर्ड की। किसकी? टर्म थर्ड की। तो टर्म थर्ड में फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 और फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन 5वां
और रचनात्मक मूल्यांकन छठवां, उसको मिला के समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन तरते इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें कितना पाठ्यक्रम आपके शामिल किया जाता है, तो 15% आपके पाठ्यक्रम इसमें शामिल कर लिया जाता है। जिसका आयोजन कब किया जाता है, तो मार्च महीने के लगभग इसका क्या किया जाता है, आपके आयोजन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, लगभग बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा पहले इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, याद करने लायक फैक्ट ये है कि समेटिव असेसमेंट जो थर्ड है वो 5वीं कक्षा में लागू नहीं होता है। कक्षा 5 के लिए इसका जो नाम है समेटिव असेसमेंट योगात्मक जो मूल्यांकन है, इसका नाम आपके प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कर दिया जाता है। क्या? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन जो है इस समेटिव असेसमेंट का नाम कर दिया जाता है। कौन सी कक्षा में? 5वीं में। तो ये चीजें याद करने की है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। 3 टर्म में होता है आकलन और मूल्यांकन, टर्म फर्स्ट, टर्म 2, टर्म सेकंड, थर्ड। ठीक है, 3 टर्म में होता है। समेटिव असेसमेंट किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन आपके किया जाता है, साथ में आपके योगात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है। ये चीजें याद करने की है। 45% पाठ्यक्रम, 40% पाठ्यक्रम और 15% पाठ्यक्रम। ठीक है, याद हो गया होगा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और कब कब आयोजन किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, सितंबर में, जनवरी में और आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले। अब लास्ट पेज पे अपन चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो इसका उद्देश्य मुख्य यही होता है कि बच्चे को प्रौढ़ करना, बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिसमें से जो छात्र है वो केंद्रित हो, शिक्षक पे केंद्रित ना हो, शिक्षा छात्र पे केंद्रित ज्यादा हो। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि बच्चों के, विद्यार्थियों के गुणात्मक स्तर में वृद्धि करना, ना कि परिमाण, उसका परिणाम नहीं देखना, उसमें ये देखना कि साहब उसमें ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, वो अपने को देखना होता है, गुणात्मक वृद्धि। ठीक है, तो बच्चे की गुणात्मक वृद्धि का आकलन जो है आपके इसमें किया जाता है। आयु के अनुरूप शिक्षण इसमें दिया जाता है कि जितनी, मान लो 3 साल का बच्चा है उसको 7 साल की शिक्षा दी जा रही, 7वीं क्लास की उसको किताबें पढ़ाई जा रही, उसको शिक्षा 7वीं क्लास की दी जा रही, तो उसके लिए निरर्थक है, कोई सेंस नहीं उन बातों का। तो ये कहा जाता है कि जितनी उसकी आयु हो उतनी ही उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, सीसीपी हेतु शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करना कि आपको बालक से संबंधित शिक्षा देनी है। पहले जो शिक्षा चला करती थी मेरे दोस्तों, वो चलती थी अपने शिक्षक केंद्रित शिक्षा, कि जैसा शिक्षक द्वारा कहा जाता था वैसा ही बालक करता था। गुरुकुल समय में ये हुआ करता था कि साहब गुरुजी तो आदेश दे दियो और बच्चा भी फॉलो कर लेता। गुरुजी मौखिक जो है आदेश देता, मौखिक आपके मंत्र याद करवा देता और बच्चा वन कहीं कर लेता, पढ़ लेता। लेकिन ये जो टाइम है ये है आपके विद्यार्थियों का। इसमें कहा जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा आपको उसमें बढ़ावा आपको देना है। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के अनुरूप भी आपको क्या देनी है, शिक्षा इसमें देनी है। ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे जिनको मैंने यहाँ पे शामिल आपके लिए किया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका क्या है, आपके मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे मुख्यतः इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए, यही आपके मुख्य बात इसमें कही गई है। ये उद्देश्य थे जो कि आपको आराम से पढ़ते हुए चलना है। कम टाइम में मैंने बहुत सी चीजें आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बता दी है और यहीं से प्रश्न उठेगा। SIQ को लागू करना अगर है, अपने को SIQ को लागू करना है, तो एक तो होती है कार्यकारी समिति, एक होती है परिचालन समिति। मतलब एक तो उसको कार्यक्रम को चलाने वाली होती है, एक होती है उसको किस प्रकार समन्वित किया जाए, किस प्रकार उसको लागू करना है, ये चीजें। तो 2 समितियां होती है, परियोजना परिचालन समिति होती है और एक होती है राज्य कार्यकारी समिति। मतलब एक उसका किस प्रकार परिचालन करना है और एक उसको जमीनी स्तर पर किस प्रकार उतारना है, ये 2 समितियां इसमें होती है। इनके अलग अलग अध्यक्ष वगैरह होते हैं जो कि यहाँ से प्रश्न उठने की कम चांसेज है, इसलिए मैं जिनको ज्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इतने ही है। अगर आप इनको डीप पढ़ते जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसकी ये याद रखना है, परियोजना परिचालन जो समिति है इसकी बैठक 3 माह में एक बार होनी है और आपकी कार्यकारी जो समिति है इसकी बैठक 2 माह में आपके एक बार होनी है। तो ये है आपके SIQE जो कि आपके क्या है, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन है कि आपको किस प्रकार जो है आपको बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन आपको देनी है, विद्यालय किस प्रकार इसमें कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से शिक्षकों को भागीदारी निभानी है,
शिक्षक किस प्रकार बच्चों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किस प्रकार दी जाती है, ये चीजें इसमें आपको समझाई गई है, जो कि मैंने कम से कम समय में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां दे दी है। अगर मैं लाइव में ये क्लासेस चलाता हूं तो उसमें लगभग 1 घंटे के लगभग इसमें समय लगता है, लेकिन कम समय में ज्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करानी होती है, इसलिए इसको कम से कम समय में मैंने प्रोवाइड करवाई है। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग लाइक भी करें और आप कमेंट जरूर करें कि क्लास आपको कैसी लगी।